आप सभी लोगों का स्वागत है भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सुपरफास्ट प्रैक्टिस के लिए जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपने प्रश्नों को जहां पर ख़त्म किया था, चलिए आज इस लेक्चर में उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में लिखा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? तो जिस प्रकार केंद्र में संघ मंत्री परिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्यों में राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु संविधान किसे कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को हुआ था। इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसी को हम लोग लघु संविधान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कन्फ्यूज करने वाला थोड़ा सा प्रश्न है, क्योंकि आपके अंग्रेजों के शासनकाल में 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 आया था और इस भारतीय संविधान में बहुत सारा भाग इसी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, इसलिए 1935 को लघु संविधान कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इसे लघु संविधान कहते हैं। तो जो भी आपके विकल्प में मिलेगा उसे आप टिक लगा दीजिएगा। अगर आपको 42वां संविधान संशोधन मिले तो इसको टिक लगाइएगा, अगर 1935 का भारत सरकार अधिनियम मिले तो आप उसे भी टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक बना रह सकता है? तो संसद में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर भी कोई भी व्यक्ति 6 माह तक मंत्री के पद पर बना रह सकता है और 6 माह के अंदर उसे या तो लोकसभा अथवा राज्यसभा में से दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेना आवश्यक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो ध्यान में रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। मुख्यतः लगभग सभी जो पदाधिकारी होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पदाधिकारी होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल मुख्य रूप से 6 वर्ष के लिए होता है, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की घोषणा होने पर कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और आपातकाल की घोषणा जब होती है तो उसके 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसको स्वीकार करना आवश्यक होता है। तो कितने समय के लिए? 1 माह के अंदर स्वीकार करना आवश्यक होता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्नकाल का समय क्या होता है? तो लोकसभा में जो प्रश्नकाल का समय होता है दोपहर 11 बजे से 12 बजे के बीच में होता है। इसी प्रकार शून्यकाल का समय कौन सा होता है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे का जो समय होता है वो शून्यकाल का समय होता है। ये अनेकों बार आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रश्नकाल कब होता है? 11 से 12। शून्यकाल कब होता है? 12 से 1। लगातार 2 घंटे का ये कार्यक्रम होता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, 10वीं मतलब दल बदल, 10वीं दल बदल से संबंधित है। तो आप इस तरीके से यहाँ पर याद भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता कब प्रदान की गई? तो दल बदल विरोधी कानून को मान्यता 52 यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा प्रदान की गई थी। तो 1985 में क्या हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें दल बदल विरोधी कानून को मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण देश में किस राज्य में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था? तो संपूर्ण देश में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन
केरल में किया गया था और कब किया गया था? 1957 में। तो 1957 में केरल में सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया गया था। देश की आज़ादी के समय लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी और केरल ऐसा राज्य था जहां पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1957 में। आगे बढ़ते हैं। संसदीय समितियों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा और राज्यसभा में जो संसद की समितियां बनाई जाती हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति का क्या नाम है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। इन्हें आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद भवन की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो संसद भवन की जो रूपरेखा तैयार की थी वो सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने तैयार किया था। तो यहाँ पर आपको पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लुटियंस और बेकर को याद रखिए। लुटियंस और बेकर ने मिलकर संसद भवन की रूपरेखा तैयार किया था, जो अभी हमारा वर्तमान समय में संसद भवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद भवन की जो हमारा संसद भवन है वर्तमान समय का, इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो संसद भवन का उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया था। 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। तो उस समय के जो वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा 18 जनवरी 1927 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया। और इसको बनाया किसने था? इसके जो आर्किटेक्चर थे, डिजाइनकार थे, वो थे बेकर और लुटियंस, जिसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा संविधान के किस भाग से प्रदान किया जाता है? तो हम सभी को पता है एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है। और ये कहाँ से प्रदान किया जाता है? ये हमारा 8वां संविधान संशोधन 1959 को हुआ था। तो 1959 में जो हमारा 8वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की जाती है। इस चीज़ को आप रट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान समीक्षा आयोग में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो संविधान समीक्षा आयोग में एकमात्र महिला सदस्य का नाम था श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी एकमात्र महिला सदस्य थीं। कहाँ पर? संविधान समीक्षा आयोग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती अधिनियम कब लागू किया गया? तो प्रसार भारती अधिनियम जो है 15 सितंबर 1997 को लागू किया गया। 15 सितंबर 1997 को प्रसार भारती अधिनियम लागू किया गया है। इस चीज़ को आप रट लेना है। ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो अनेकों बार आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न कराए जा रहे हैं इनको समझना तो है ही, आप किसी ना किसी बुक से इसको पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है इनको आपको रटना है। ठीक है, एक ही उद्देश्य है, इन सारे प्रश्नों को हमें रटा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बना था? तो वॉरेन हेस्टिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया? यानी किस अधिनियम से समाप्त किया गया था? तो कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। 1813 में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। तो 1833 में जो चार्टर अधिनियम आया था, उसमें क्या विशेषता थी? उसकी विशेषता ये थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारतवर्ष का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर बना था किस अधिनियम के तहत? तो लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर बना, अभी अभी जो हमने ऊपर पढ़ा है, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा इसे बनाया गया था। तो 1833 में चार्टर अधिनियम आया था, जिसमें बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल आयोग का गठन कब किया गया? तो मंडल आयोग का जो गठन किया गया था 1989 में।
नवासी नहीं 79 में, ठीक है, 1979 1979, तो इंग्लिश में कहना ज़्यादा आसान है। 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के बाद इसके एक साल बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया था। तो भारत सरकार अधिनियम कब आया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के जस्ट एक साल बाद, यानी 1858 में। इसमें संपूर्ण भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसे भारत का वायसराय बना दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन प्रणाली को कब शुरू किया गया और कब समाप्त किया गया? तो द्वैध शासन प्रणाली को सबसे पहले 1921 में प्रारंभ किया गया और 1 अप्रैल 1937 को इसे समाप्त कर दिया गया। तो द्वैध शासन प्रणाली कब से कब तक चली? 1921 से लेकर 1 अप्रैल 1937 तक द्वैध शासन प्रणाली चली थी। आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता को कब लागू किया गया? प्रांतीय मतलब होता है राज्य। राज्यों को स्वायत्तता कब प्रदान की गई? तो 1 अप्रैल 1938 को प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। ये डेट आप रट लीजिएगा, 1938, 1 अप्रैल 1938 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी। यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, ये प्रांतीय स्वायत्तता को किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा इस प्रांतीय स्वायत्तता को लाया गया था और लागू कब किया गया? 1938 में 1 अप्रैल को। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल के साथ आप लगातार बने रहिए और इसी तरह यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करते रहिए।